हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी एक बार लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के ऐसे 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछेगा और इसमें से देखने को भी मिलेगा। तो आज का क्लास आपको स्किप नहीं करना है, आज के क्लास को शुरू से लेके अंत तक आपको देखना है। जैसे सेंटअप एग्जाम में आपके एग्जाम का पैटर्न का पता लग गया, उसमें सिलेबस का भी पता लग गया कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, उसी टाइप से हम ये बाबू वायरल प्रश्न लाए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करिए और साथ में ये बताइए कि क्या आप सभी बच्चे ठीक है और आवाज की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चरणजीत, चेता, गोलू, चंदो, अजय, अर्चना, ऐश्वर्या, सुबीता, रिजवाना, रुखसार, सभी बच्चे जल्दी जल्दी याद आइए, जल्दी जल्दी। नरेंद्र कुशवाहा, सभी बच्चे फटाफट से एक बार सेशन को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए ताकि आज का महत्वपूर्ण क्लास, आज का वायरल क्लास शुरू किया जाए। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का बाबू लड़ने वाला प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ध्यान में रखना है। लड़ने वाला प्रश्न पढ़ेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव 70 वायरल क्वेश्चन का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करिए जल्दी जल्दी। और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा के आप लोग ऑल पे कर दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक हासिल हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे दबा दीजिए। और बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9135742024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर करिए। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों आप सभी रेडी हो गए? एक बार बताइए। और बाबू आपके क्लास में 4 ऑप्शन, हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से सही विकल्पों का आपको चयन करना है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ना, फाइनल बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। बाबू क्वेश्चन क्या है, यहां पे ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना दिया गया है बच्चों? 30 डिग्री दिया गया है। तो माध्यम में प्रकाश का वेग v = क्या होगा? यह क्वेश्चन बाबू 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था। और ये क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन ये पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 2025-26 में भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाए। तो जल्दी जल्दी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से पोल करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण को हम लोग सी से सूचित करते हैं। सी का मान कितना दिया हुआ है बच्चों? 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तब बाबू पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग v = क्या होगा? तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए बाबू कि क्रांतिक कोण C है, तो C = क्या होता है? यहां पे आपको याद रखना है कि सबसे पहले अपर्तनांक n = क्या होता है? 1 में sin C होता है, आपको पता होगा। ठीक है, C का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री है, यानी n = क्या होगा? 1 में sin, यहां पे ध्यान में रखना है C का मान कितना है? 30 डिग्री है, हम 30 डिग्री साइन का मान रख देंगे। यानी n = क्या होगा बच्चे? 1 में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यानी जब हम n का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। n का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन आपने ये भी एक चीज पढ़ा है कि n = क्या होता है? C/v होता है। C/v का मतलब क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, बटे में क्या होता है बाबू? माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे लिख देते हैं यहां पे C = क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रकाश की चाल या वेग, ठीक है, की चाल, है ना। अब बटे क्या होगा बाबू? बटे में क्या होता है? v = क्या होता है? माध्यम में प्रकाश का चाल, है ना, याद रखिएगा, माध्यम में प्रकाश का चाल।
प्रकाश का चाल। ठीक है, तो बाबू यहां पे सी एन इक्वल टू क्या होता है, सी बटे में भी होता है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमको भी का मान निकालना है, तो बाबू भी इक्वल टू क्या होगा, सी बटे में क्या होगा, एन होगा। चूंकि एन का वैल्यू आपको पता है 2 है, और सी का भी वैल्यू आपको पता है कि सी इक्वल टू क्या होता है, यानी प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 1 दशमलव यहां पे याद रखें 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है, तो यहां पे लिख दीजिएगा 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी यहां पे हम सी का मान कितना रखेंगे, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बटे एन का वैल्यू कितना है, 2 है। जब कटाएंगे तो बाबू 2 से 3 कितनी मर्तबा में कटेगा, तो आप कहेगा 1.5 गुणे 10 के पावर क्या होगा, 8 मीटर पर सेकेंड। यही क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं कितने सारे जो बच्चे हैं 1.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड का है, बाबू बी ऑप्शन में है। और देखिए यहां पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और एक बार देख लेते हैं, ए ऑप्शन बता रहे बाबू 3 गुणे 10 के पावर, बाबू अब 71% है, देख लेते हैं। और जो सही आंसर है उसको कितना परसेंट, मात्र 23 गो बच्चा सही दिया है। अब बाबू यहां पे ध्यान रखना है कि ए ऑप्शन के साथ गए हैं 71%, ए ऑप्शन के साथ है 71%, यानी ये गलत है बाबू। फिर से समझिए, क्योंकि इसको समझाना मेरा कर्तव्य है और हम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो फिर से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन यहां पे ये बोला जा रहा है कि यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन का बाबू याद रखिएगा कि संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण का मान यानी सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो माध्यम में प्रकाश का वेग v इक्वल टू क्या होगा, वेग यानी v इक्वल टू क्या होगा, तो बाबू आपको पता है कि जब क्रांति कोण 30 डिग्री दिया है तो आपको पता है अपर्तनांक क्या होता है, अपर्तनांक इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा में साइन सी। बाबू सी का मान कितना रखेंगे, 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे में 2, यानी 2 ये ऊपर चला जाएगा, यानी एन का जो वैल्यू निकलेगा 2 निकलेगा। और बाबू आपको पता है कि एन इक्वल टू क्या होता है, सी बटे में भी, सी का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बाबू हमसे वेग निकालना है, तो हम बी को इधर लाएंगे तो एन क्या करेगा, इधर भाग करेगा, यानी बी इक्वल टू क्या होगा, सी बटे में एन। और सी मतलब क्या, प्रकाश का चाल। और निर्वात में प्रकाश का चाल आपको पता है ना कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एन का वैल्यू ऑलरेडी 2 है, 2 रखेंगे, कटेगा कितना बार में, 1.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड राइट आंसर होगा। बताइए अब क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया होगा। और ये वायरल प्रश्न है जो कि आपको ध्यान में रखना है, यानी लगभग 27% बच्चों का सही आंसर है। और ये 27% बच्चों के लिए मेरे दिल से निकलेगा वेरी गुड, क्योंकि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन, और अगर इसको बना दिए तो समझ जाइएगा कि 100% आपकी तैयारी हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन है कि ध्रुवण कोर की स्पर्शजया पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होता है, यह नियम क्या कहलाता है। चलिए इस नियम को हम सुबह में 6 बजे सब्जेक्टिव में प्रूफ कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि ध्रुवण कोण की स्पर्शजया, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्रुवण कोण की स्पर्शजया पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है, यानी ध्रुवण कोण की स्पर्शजया क्या होता है, tan IP। अब पदार्थ का अपर्तनांक क्या होता है, म्यू, यानी म्यू इक्वल टू tan IP। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम। बाबू इस नियम को क्या कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम। याद रखने का तरीका क्या है कि ध्रुवण कोण की स्पर्शजया पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। इसका सत्यापन अगर देखना है तो 6 AM में आइएगा, सुबह में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, 100% इसका सत्यापन होगा। वादा करते हैं आपसे 6 बजे आप आइए सुबह में, आपका 100% ये सत्यापन होगा। यानी देखा जाए तो यहां पे 87% बच्चे, यानी सभी बच्चों का अच्छा नंबर आने वाला है 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा में। 87% सही आंसर है, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक युग्म है। अब बाबू ये भी क्वेश्चन आया ना तो हम आपको सुबह में सब्जेक्टिव पढ़ा देंगे, समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, ठीक है ना। इसको भी हम सुबह में आइएगा, सुबह में हम आपको पढ़ा देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित युग्म में से समभारिक युग्म कौन सा है। समभारिक किसे कहते हैं, तो बाबू वैसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक से हमको मतलब नहीं है, यानी Z इक्वल टू क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ध्यान में रखना है। जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो बच्चों, भिन्न भिन्न हो, लेकिन बाबू परमाणु द्रव्यमान यानी A इक्वल टू क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक। यानी जिसका परमाणु
क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन भार समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। तो बाबू देखिए इसका परमाणु क्रमांक क्या है बाबू, सेम सेम है, ठीक है, लेकिन बाबू भार समान नहीं है। हमको मतलब किससे है, हमको मतलब है भार से कि उसका भार समान होना चाहिए, यानी बाबू ए का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी भार समान होना चाहिए। बाबू इसमें देखिए बाबू यहां पे परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो हम कैसे कहेंगे कि यह संभारिक होगा। संभारिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु भार समान हो, तो इसका परमाणु भार अलग अलग है, इसका भी देखिएगा परमाणु भार एक का 2 है, एक का 3 है, तो यह भी अलग अलग है। अब देखिए हमने क्या कहा कि जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन भार क्या है, देखिए इसका भी भार 30 है, इसका भी भार 30 है, यानी ये पूरा का पूरा संभारिक में मैच किया कि नहीं, कि जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन भार समान होगा उसे क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। और ये वायरल क्वेश्चन है जो कि हमारा क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन का जो परसेंटेज आ रहा है लगभग 54%, लगभग 54% बच्चों का ही राइट आंसर है। बाबू इतना इजी क्वेश्चन कैसे आप लोग गलती कर सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन आप लोग कैसे गलती कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको सॉल्व करिए क्योंकि ये क्वेश्चन 100% है कि 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना तो सिर्फ मान चेंज कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना बाबू यहां काम है आपका। तो आप इसका फटाफट से 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शन में से सही विकल्पों का आप चयन करिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कितना, तो बाबू याद रखना है 1 मतलब धारा याद रखना है 0.1 सेकंड में क्या हो रहा है, धारा 5 एंपियर से 3 एंपियर में प्रवाहित हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि जब इसका औसत वोल्टेज होगा 50 वोल्ट तो उत्पन्न वोल्टेज की कुंडली में जो स्वप्रेरकत्व होगा वो कितना होगा। सबसे पहले कि कुंडली में बाबू यहां पे समय कितना दे रहा है, 0.1 सेकंड, यानी बाबू यहां पे dt का वैल्यू कितना है, 0.1 सेकंड dt का वैल्यू है, ठीक है। अब बाबू धारा में परिवर्तन क्या हो रहा है बाबू, 5 से 2, यानी बाबू याद रखना है कि d5, यानी d5 का मतलब क्या, धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है, -3 एंपियर का धारा में परिवर्तन हो रहा है। और एवरेज वोल्टेज कितना दिया हुआ है, ईवी का मान कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट दिया हुआ है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि L = 2 क्या होगा, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वोल्टेज ईवी = क्या होता है, हमने आपको बता दें -L क्या होता है बच्चों, d5 बटे में dt। अब बाबू ईवी का वैल्यू कितना है बच्चों, 50 वोल्ट है, तो हम लोग रखेंगे 50 वोल्ट, = है तो = इस L का मान निकालना है क्योंकि स्वप्रेरकत्व को हम लोग L ही बोलते हैं। L का मान निकालना है d5, यानी धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है बाबू, आप कहेगा -3 एंपियर का धारा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से बटा है तो बटा, और समय कितना है dt, तो 0.1 सेकंड, तो हम लोग लिखेंगे 0.1 सेकंड, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इधर क्या होगा 50 होगा तो 50 = तो -L है तो L। अब अब इस दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे, तो ऊपर वाला क्या होगा -30 हो जाएगा, नीचे वाला 1 होगा। तो देखिए बाबू इसमें कटने वाला क्या क्या है, इस माइनस से क्या होगा, ये माइनस कट जाएगा। और 50 = क्या होगा बाबू, 30/1 लिखिए चाहे मत लिखिए, L इंटू क्या होगा बाबू 30 हो जाएगा। तो यहां से अगर L का वैल्यू निकालेंगे तो 50, ये L क्या कर रहा है 30 L में गुणा कर रहा है ना, इधर आके भाग करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे भाग, यानी ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा 1.67। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है हेनरी, यानी 1.67 हेनरी कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेगा गुरुजी ये ए ऑप्शन में है, और ए ऑप्शन ही हम लोग सही मारेंगे। और देख लीजिए ए ऑप्शन का जो परसेंटेज है आ रहा है लगभग 60%, बहुत ही अच्छा है, 60% बच्चों का राइट आंसर है। और एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, एक बार वीडियो को शेयर आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से और भी बच्चे आएंगे जिससे मनोबल बढ़ेगा और उन सभी बच्चों को भलाई भी होगा आपके वजह से, ठीक है। अगर आप भलाई करिएगा तो भगवान आपका भलाई करेगा, यह भी याद रखना है, ठीक है। चलिए तब प्यारे बच्चों यहां पे अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे आगे है कि स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। जो भी बच्चा बता देगा समझ जाएंगे कि बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा बच्चा जो गलती आंसर भी देता है, बहुत सारा बच्चा गलती आंसर भी देता है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए बच्चों।
चलिए बाबू यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। बाबू स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है लाडलो? तो बहुत सारे बच्चे आगे कहेंगे कि आप 50,000 ओम, 50,000 ओम। लेकिन बाबू हमने क्या बताया कि वो स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है कितना होता है? 10,000 ओम होता है। जो कि ऑप्शन देखा जाए तो बी ऑप्शन का जो परसेंटेज आ रहा है ना 62% राइट आंसर आ रहा है। कितना परसेंट? 62% बच्चों ने सही आंसर दिया है। 100% जो राइट आंसर होगा कितना? 62% बच्चों का कितना? बी ऑप्शन यानी 10,000 ओम होता है। और इसको याद रखिएगा, बहुत दिनों से रिपीट नहीं किया हुआ है इसलिए इसके पूछे जाने का चांस भी बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन आगे है कि दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है? इसमें हमको 90% चाहिए। इसमें कितना चाहिए? 90% चाहिए हमको, क्योंकि बाबू आपको पता है कि ये जो प्रश्न है चाहे सेंटअप हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे फाइनल बोर्ड परीक्षा हो, ये क्वेश्चन रगड़ के पूछा जा रहा है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो यही सब क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 2023 में भी पूछा, अभी आपका सेंटअप एग्जाम हुआ उसमें पूछा, पीछे कई वर्षों में पूछा गया है कि बाबू दो वैद्युत बल यानी याद रखना दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित कौन करता है? तो बाबू नियंत्रित करने वाला कौन होता है? तो बाबू याद रखना है कि नियंत्रित करने वाला जो होता है कौन होता है? कूलम्ब का नियम होता है। तो बाबू यहां पे क्या होगा? कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? पहले डी ऑप्शन देख लें, यहां पे 75%। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 75% मेरे स्टूडेंट सही आंसर दिए हैं। 75% स्टूडेंट सही आंसर दिए हैं। बाबू दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित कौन करता है? कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम कहता क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बाबू यहां पे याद रखना है Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। यहां पे आवेश कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी। तो दो बिंदु आवेश है जिसके बीच की दूरी क्या है? R है। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल एक दूसरे के समानुपाती होता है तथा इसके बीच की दूरी के वर्गों के भी उत्क्रमानुपाती होता है। यानी F इक्वल टू क्या होता है? K, यहां पे Q1 इंटू Q2 बटे में क्या होता है? R स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कूलम्ब का नियम कहते हैं। अब बोले सर हमने तो ये पढ़ा है कि F इक्वल टू ये होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। आप कहिएगा गुरुजी हमने तो ये पढ़ा है। अरे बाबू इस K का मान ही ये होता है, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। पहले ही लगा दिल बड़ो। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है? आप बताइए कि कौन सा ऐसा वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य छोटा होता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य छोटा होता है? बाबू हमने आपको पढ़ा दिया है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? तो बाबू ये गामा किरण है ना, गामा रे का होगा। गामा रे का तरंग दैर्ध्य कितना होता है बच्चों? 0.07 एंगस्ट्रॉन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। गामा किरण का क्या होता है? उच्च वेदन क्षमता होता है। उच्च वेदन क्षमता का कारण ही इसका कम तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति इसकी ज्यादा होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 100% राइट आंसर होगा। और बच्चे इसमें कंफ्यूज कर गए हैं और 40% ही बच्चे राइट आंसर दिए हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, 40% बच्चे ही राइट आंसर दिए हैं। हाँ चलिए 40% बच्चे ही राइट आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अब यहां पे औरत किरणें क्या है? यह भी वैद्युत चुंबकीय तरंग है। लगाइएगा तो अगला क्वेश्चन जब आएगा तब, अभी नहीं, जब तक रेडी करके रखिए। चलिए यहां आप देखिए, दृश्य प्रकाश की जो किरणें होती है चाहे रेडियो तरंग, अगर पूछेगा किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है बाबू रेडियो तरंग का होगा। इसमें इस चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा पूछेगा बच्चों तो ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? रेडियो तरंग का होता है। इसे आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बाबू यहां पे आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब समानांतर पट्टिका और वायु संधारित्र के पट्टियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी? चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए जाएं।
हाँ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आप राइट आंसर चूज करिए, देखते हैं कौन सा बच्चा चूज करता है। और इसका आना चाहिए 100%, इसका आना चाहिए 100%, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि जब समानांतर पट्टिका और वायु संधारित्र की पट्टिकों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो धारिता क्या होगा। बाबू समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, C = 2, आपको पता है KF साइनल नॉट A बटे में क्या होता है D। तो बाबू हमने क्या पढ़ाया कि ये जो C होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है प्लेटों के बीच की दूरी के। तो अगर हम क्या करेंगे बच्चों कि समानांतर प्लेट और वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, तो जैसे ही दूरी बढ़ाएंगे तो ये तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो धारिता क्या होगी, घट जाएगी। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, बढ़ाने पे क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे ही हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारिता घट जाएगी। यानी क्वेश्चन है कि जब समानांतर पट्टिका और वायु संधारित्र के पट्टिकों के बीच की अगर दूरी बढ़ जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी, घट जाएगी। तो कितने % बच्चों का घट जाएगा, यह आंसर आया हुआ है। तो बाबू 85% बच्चा राइट आंसर दे रहा है, बहुत गलत हो रहा है ये। मात्र 50% बच्चा ही राइट आंसर दे रहा है, मात्र 50% बच्चा ही राइट आंसर दे रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा मत करिए। देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, समानुपाती होगी प्लेटों के क्षेत्रफल के। अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारिता भी बढ़ेगी, क्योंकि यह समानुपाती है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, उसमें कोई भी पारावैद्युत पदार्थ के समानुपाती होता है। अगर पारावैद्युत पदार्थ यहां पर मान बढ़ाएंगे तो इसकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। हटाना पड़ेगा, पहले हटाइए पोल को। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है 50% तक राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब इसको आप सोल्व करिए, देखते हैं कितना % बच्चे सोल्व कर पाते हैं। और आपके पास अब 4 ऑप्शन आएंगे और चारों में से सही विकल्पों का प्लीज चयन करिएगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझिए कि आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में बैठे हुए हैं और आपको एक ही बार चांस मिल रहा है एक ऑप्शन को क्लिक करने का, तो आप उसी ऑप्शन को चूज करिए जो आपके लिए सही हो। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। यानी बाबू संधारित्र की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U = आपने पढ़ा है ना, हाफ क्या होता है, CB² होता है, जिसमें संचित ऊर्जा U = क्या दिया हुआ है, U यानी संचित ऊर्जा का मान कितना दे रखा है, 1 जूल दे रखा है। अब बाबू यहां पे V का मान कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है। तब बाबू संधारित्र की धारिता यानी C = पूछा है क्या होगा। अब मान रखिएगा, उससे पहले बाबू हमको C का मान निकालना है, तो C का मान निकालेंगे तो C = क्या होगा, 2U बटे में क्या हो जाएगा, V²। आप इसको सोल्व करिएगा। जब आप क्या करिएगा, इस C का मान इधर निकालिएगा तो U ऊपर चला जाएगा और यहां पे याद रखना है 2 भी ऊपर चला जाएगा, यानी 2U बटे में क्या हो जाएगा, V²। यानी C = क्या होगा, 2 है तो 2, U का मान कितना है, 1 है। देखिए U का मान 1 है। अब V² का मतलब क्या, V का मान 100 है, यानी इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। यानी C = क्या होगा बच्चों, 2 में 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 2, यानी 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। 100 का जब स्क्वायर करिएगा तो बाबू 10 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी C = क्या होगा, 2 है तो 2। अब बाबू 10 के पावर 4 ऊपर में जाएगा, क्या होगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा। धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। और बाबू एक बात बताइए कि इतना आंसर आया हुआ है 2 × 10 के पावर -4 फैराड, 2 × 10 के पावर -4 फैराड। और ये 80% बच्चों का कैसे राइट आंसर हो गया जी, इतना मस्त क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड। 80% बच्चों ने गर्दा उड़ाया है, बहुत बढ़िया। और सभी बच्चे एकदम पोल करते रहिए, एक बार वीडियो को शेयर करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है आज का। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय प्रतिक्रिया में अपूर्ण पद है। अब यहां पे हम आपको समय देंगे और आपको राइट आंसर बताना है कि नाभिकीय प्रतिक्रिया में अपूर्ण पद क्या होगा। यहां पे याद रखना है कि बोरोन प्लस हीलियम है ना बाबू, याद रखना है कि B5 और हीलियम 2 है ना, कितना हो गया 7। और ये मिलके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। और यहां पे क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो बाबू आप बताइए कि इसका 10 है, इसका 4 है। तो बाबू जब ये परमाणु क्रमांक जुट रहा है तो कितना हो रहा है, 7। तो जब परमाणु भार जुटेगा तो क्या होगा, 14 होगा। लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो इसमें अपूर्ण पद क्या है, यानी इसमें किस चीज की कमी है। तो बाबू हमने क्या बताया कि जितना परमाणु क्रमांक
किसका होगा उतना ही इसमें क्या होगा प्रोटॉन की संख्या। और ये जो ऊपर वाला होता है ना परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान पता है किसमें होता है, परमाणु द्रव्यमान ए से सूचित करते हैं, ये बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल के बराबर। तो बाबू जितना परमाणु क्रमांक होता है जेड इक्वल टू जितना होगा उतना ही इसमें प्रोटॉन होगा। तो बाबू जब 13 गो में से क्या होगा कि 13 गो में से 7 गो प्रोटॉन होगा तो 7 गो न्यूट्रॉन होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना है 6 गो न्यूट्रॉन है ना। तो बाबू क्या कहेंगे कि इसमें जो अपूर्ण है वो क्या है न्यूट्रॉन ही ना है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक कम है, न्यूट्रॉन एक कम है तो अपूर्ण कौन होगा तो न्यूट्रॉन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और बी ऑप्शन बता रहे बच्चे 55%। बहुत बढ़िया, इसमें अपूर्ण क्या होगा न्यूट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए कि बाबू ये नाइट्रोजन है, तो बाबू जब ये क्या हो रहा है नाभिकीय संलयन हो रहा है, ये जो क्रिया है ना नाभिकीय संलयन है कि दो या दो से हल्के नाभिक मिलके आपस में मिलके भारी नाभिक का यहां पे निर्माण कर रहा है। तो बाबू आपको पता है कि जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व में, जितना भी परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है उसका प्रोटॉनों की संख्या उसमें होती है। तो बाबू जब 7 गो परमाणु क्रमांक है और ये 13 क्या होता है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है 13। क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 13 है। तो बाबू आपको पता है कि जितना परमाणु क्रमांक होगा तो 7 गो इसमें क्या होगा प्रोटॉन होगा और 6 गो क्या होगा न्यूट्रॉन होगा। और जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में बहु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समान संख्या होगी, तो इसमें 7 होना चाहिए ना, तो एक वो क्या है अपूर्ण है, खाली है कौन तो न्यूट्रॉन। तो यहां पे आंसर क्या होगा बी ऑप्शन राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में से किन्हें दिया जाता है। कौन बच्चा बताएगा, इसको हमने लिख के बताया था कि नाइट्रोजन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप फटाफट से बाबू जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि नाइट्रोजन का खोज का श्रेय। सबसे पहले हमने क्या बताया इसके लिए, एक बाबू हमने फॉर्मूला बताया था, ट्रिक बताया था, ईट पर नाच। ईट पर नाच बाबू हमने क्या बताया था, ईट पर नाच यानी खोज का है ना नाच। ईट पर क्या बोला था बच्चे, ईट पर नाच यानी बाबू ई से क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे जे टॉमसन ने किया। तो बाबू इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे जे टॉमसन। बाबू किसने किया, जे जे टॉमसन ने किया। किसने, जे जे टॉमसन ने किया। ठीक है, आपको पता लग गया। अब बाबू प से क्या होगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड साहब ने किया। किसने किया बाबू, यहां पे ध्यान में रखना रदर, यहां पे याद रखना है कि फोर्ड साहब ने किया। तो बाबू यहां पे प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। एन का मतलब क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन च से क्या, चैडविक, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो बाबू चैडविक ने की। तो आपको यहां से पूरा का पूरा पता लग गया कि रदरफोर्ड ने क्या किया, तो रदरफोर्ड ने किया बाबू ध्यान में रखना है, रदरफोर्ड ने क्या किया, तो बाबू प्रोटॉन की खोज की। बाबू जे जे टॉमसन ने क्या किया, तो टॉमसन ने क्या किया बाबू यहां पे याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की। और नील बोर ने क्या किया, तो बाबू ये परमाणु मॉडल दिए थे आपको पता है। तो बाबू हमारा क्या है कि न्यूट्रॉन की खोज, तो बाबू 9 से क्या होगा न्यूट्रॉन और 4 से क्या चैडविक, यानी क्या होगा न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, जेम्स चैडविक को। और ये ट्रिक याद रखिएगा 55% बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। अभी मत लगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अब बताइए बच्चों कि यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ एवं आभासी शक्तियां क्रमशः क्या है बाबू, पीटी है और बाबू पीए है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। कई बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा और कई बार हमने आपको यह पढ़ा भी रखा है। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास आए हैं, जल्दी जल्दी आप लोग टिक करिए, जल्दी जल्दी टिक करिए फटाफट से।
चलिए बच्चों, यहां पे क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ एवं आभासी शक्तियां क्रमशः क्या है, पीटी और पीए है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ाया कि शक्ति गुणांक को हम लोग कॉस थीटा फाई से सूचित करते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो यथार्थ मध्य शक्ति। बाबू ध्यान में रखना है, बाबू क्या होता है, यथार्थ मध्य शक्ति। यथार्थ मध्य शक्ति बाबू क्या होता है, यथार्थ मध्य शक्ति बटे क्या होता है, आभासी मध्य शक्ति। बाबू क्या होता है, आभासी, है ना, क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है, आभासी मध्य शक्ति। आभासी मध्य शक्ति बाबू क्या होता है, आभासी मध्य शक्ति। यानी यथार्थ मध्य शक्ति यानी कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा, यथार्थ मध्य शक्ति क्या है, पीटी, आभासी मध्य शक्ति क्या है, पीए। यानी बाबू हमारा क्या होगा, शक्ति गुणांक, तो बाबू पीटी बटे में पीए होगा, जो कि पीटी बटे में पीए क्या है बाबू, ए वाला ऑप्शन में है। और ए ऑप्शन जो आया हुआ है कितना परसेंट, तो बाबू ए ऑप्शन यहां पे आया हुआ है लगभग 25%, लगभग 25% आया हुआ है। तो बाबू ये गलती मत करिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यदि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ मध्य शक्ति दिया है पीटी, आभासी मध्य शक्ति दिया है पीए, तो शक्ति गुणांक क्या होता है, तो शक्ति गुणांक को हमने बताया है क्या होता है, यथार्थ मध्य शक्ति बटे आभासी मध्य शक्ति। यथार्थ मध्य शक्ति को पीटी लिखते हैं, आभासी मध्य शक्ति को पीए लिखते हैं, तो पीटी बटे में पीए है ना, यानी ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग फटाफट से राइट आंसर बताइए। आपके सामने पोल आएगा, आप फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, ठीक है, क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वेक्टर बी और वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा 5 द्वारा अनुबत बल आघूर्ण अगर टाउ है तो मान क्या होगा, टाउ इक्वल टू क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाला धारा 5 द्वारा अनुभूत बल अगर टाउ है, तो टाउ इक्वल टू हमने क्या पढ़ाया है, प्रूफ भी किया है, टाउ इक्वल टू क्या होता है बाबू, चुंबकीय आघूर्ण गुणे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। यानी टाउ इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, और यही हमारा 100% राइट आंसर होगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है, और ये ऑप्शन आ रहा है 70%। कितना परसेंट, 70% राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए, बहुत सारे बच्चे बी गुणे में मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है बच्चों, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आप इसका राइट आंसर बता दीजिए, समझ जाएंगे कि आपने गर्दा उड़ाया है। और बाबू जैसे एग्जाम में परीक्षा होता है ना, उसी प्रकार से हम आपका 4 ऑप्शन दे रहे हैं रोज के रोज, ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन में से सही का आंसर देना है, ठीक है सर। फिजिक्स केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, बाबू फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो रहा है। एक ही बार में 4-5 घंटे का क्लास होगा और पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन उसी में से आएगा, उसी का तैयारी चल रहा है। हम सोचे थे कि 3-4 करके बताएंगे, वैसे नहीं, डायरेक्ट पूरा बताएंगे, जिससे आपका उसी में से क्लियर हो जाएगा और 15 नंबर कंफर्म हो जाएगा एक ही वीडियो से। देखिए क्वेश्चन है कि यदि I1 I2 एवं I3 क्रमशः अल्फा बीटा गामा है, यानी यहां पे ध्यान में रखना है I1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा, यहां पे ध्यान में रखना है I2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बीटा, और I3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, गामा दिया हुआ है। यानी I1 I2 I3 क्रमशः क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो आयनन शक्ति क्या होगा। तो बाबू आयनन शक्ति का क्रम आपको पता है ना, कि इनमें सबसे ज्यादा आयनन शक्ति किसका होगा, अल्फा का होगा, उससे कम किसका होगा, बीटा का होगा। अब बीटा से भी आयनन क्षमता क्रम सबसे कम किसका होगा, गामा का होगा। आयनीकृत सबसे कम करेगा कौन, गामा। यानी बाबू अल्फा को क्या माने हैं, I1, तो I1 बड़ा होगा। उसके बाद से बीटा को हमने क्या माना है, I2, फिर बाबू यहां पे सबसे गामा को क्या माना है हमने, I3। यानी यही क्रम होना चाहिए कि I1 बड़ा होना चाहिए I2 से, और I2 बड़ा होना चाहिए I3 से। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, तो फटाफट से बाबू क्या करिए, यहां पे देखिए इसमें सबसे बड़ा I3 है, तो गलत, क्योंकि इसमें सबसे छोटा हमने बताया। सबसे बड़ा क्या होगा, I1, उसके बाद से होगा I2, उसके बाद से क्या होगा, I3। यानी ऑप्शन नंबर ए, और ए ऑप्शन आ रहा है 65%। 65% बच्चों का सही आंसर है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 65% बच्चों का सही आंसर है, बिल्कुल 100% गर्दा उड़ा दें। बाबू एक बार वीडियो को प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए,
एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करिए, क्योंकि आज से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, याद रखिएगा, हम झूठ नहीं बोलते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से गामा किरण का तरंग लंबाई कितना होता है। अभी हमने बताया है जस्ट बाबू, गामा किरण याद रखना है कि सबसे ज्यादा उच्च वेदन क्षमता होता है, इसके जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा कम होता है, आवृत्तियां इसकी ज्यादा होती है, यानी गामा किरण का तरंग लंबाई कितना होगा। 4 ऑप्शन के साथ आप बिल्कुल 100% सही वाला ऑप्शन चूज करिएगा प्लीज बच्चों। तो देखते हैं कितना परसेंट राइट आंसर आ रहा है। 75% आया बाबू, इसको 90% करिए। 75% ही क्यों है, 90 होना चाहिए। हमने आपको बताया कि गामा किरण का तरंग लंबाई 0.07 एंगस्ट्रॉन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है ए, और लगभग यहां पे 76% बच्चों का सही भी आंसर है, जो कि गर्दा उड़ा दिया। आप लोग गर्दा उड़ा दिए प्यारे बच्चों, ये ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा, वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई। अगर गलती कर दिए तो समझेंगे कि थ्योरी आप कर ही नहीं रहे हैं। अगर गलती कर दिए तो समझिएगा कि आप बाबू थ्योरी नहीं किए हैं। देखिए प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन क्या है, चैडविक। ऑप्शन बाबू बी है पाउली। बाबू ऑप्शन सी है आइंस्टीन ने क्या दिया, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। बाबू यहां पे ये क्या होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, रदरफोर्ड। अब हम आपको बताते हैं कैसे कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया इन्होंने कैसे दिया हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने, हमने पढ़ाया ना कि 100 nm का इन्होंने क्या लिया, स्वर्ण पत्र लिया। स्वर्ण पत्र यानी सोने का पतला चादर, जैसे मिठाई पे चांदी का परत चढ़ाया जाता है, सोने का परत चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से इन्होंने क्या लिया, 100 nm का, है ना, 100 nm का इन्होंने स्वर्ण पत्र लिया। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले पोलेनियम की गतिज ऊर्जा से इन्होंने क्या लिया, अल्फा कण लिया। अल्फा कण पे क्या होता है, धन आवेश होता है, जिसे हीलियम का नाभिक कहा जाता है। इन्होंने अल्फा कण लिया और बाबू स्वर्ण पत्र पे गिराया, तो बहुत सारे अल्फा कण क्या हुए कि बिना विचलित हुए क्या हो गए, आर पार हो गए, जिससे इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला गोला होता है। फिर ये बाबू जैसे जैसे केंद्र की तरफ बढ़े, ये किरणें क्या हो गई बाबू, विचलित होती गई। जितना केंद्र के नजदीक आती गई, किरणें विचलित होती गई, जिससे इनको यह पता चला कि कहीं ना कहीं परमाणु का नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित है और इसमें धन आवेश है। तभी अल्फा किरण पे भी धन आवेश होता है, तभी इनमें भी धन आवेश है, तभी प्रतिकर्षण देखा जा रहा है। और इन्होंने बताया कि परमाणु का नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और परमाणु का नाभिक होता है, और परमाणु के नाभिक में क्या होता है, धन आवेश होता है। यह आपको ध्यान रखना है। यानी बाबू ध्यान में रखिएगा कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसने दिया, रदरफोर्ड साहब ने दिया था। इसको हमने पढ़ा रखा है। और डी ऑप्शन लगभग 50%, लगभग 50% बच्चों का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, 50 है बाबू, इतना अच्छा पढ़ाने पे 50 राइट आ रहा है। सर जी केमिस्ट्री का चैप्टर 12 कल दोपहर में होगा, कल दोपहर में। चलिए बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला, अब देखिए ये क्वेश्चन, अगर गलती कर दिए इसका भी 90% आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में सबसे पहले क्या लिखा गया है बाबू, चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र बी में वेक्टर बी वेग से गतिशील आवेश कण पर लगने वाले बल का व्यंजक। सबसे पहले कि बाबू वैद्युत क्षेत्र होता है, तो वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है बाबू, F बटा में क्या होता है, Q नॉट होता है। ये अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तब, अभी हम समझा रहे हैं, अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो बाबू इस पे लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होता है, तो बाबू यहां पे क्या होता है, QE होता है, ये आपको पता है। तो अगर रहे कि बाबू वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर E में वेक्टर B से गतिशील आवेश पे लगने वाले बल का व्यंजक, तो वैद्युत क्षेत्र रहे तो ये वाला आंसर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है तो आपको पता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र पर एक आवेशित कण पे लगने वाला बल का क्या होता है बाबू, F इक्वल टू क्या होता है, Q भी बी क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो F इक्वल टू क्या होगा बाबू, याद रखना है, F इक्वल टू क्या होगा, Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, है ना, वेक्टर B क्रॉस क्या होता है, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर क्या होता है बच्चों, B होता है। और ये होता है क्या, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रहे तब, ठीक है। तो अगर पूछ दिया जाए
कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर बी वेग से गतिशील आवेश पे लगने वाले बल का व्यंजक, तो अगर चुंबकीय रहे तो वेक्टर बी क्रॉस बी, तो वेक्टर बी क्रॉस बी कौन से ऑप्शन में, ए वाला ऑप्शन में है, और यही राइट आंसर मारना है बच्चों। और ए ऑप्शन कितना आ रहा है, तो लगभग 68% आ रहा है। 68% बच्चों ने गर्दा उड़ाया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसको गलती मत करिएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत मेहनत से हमने आपको पढ़ाया है, बहुत मेहनत से हमने आपको समझाया है कि ये क्या है, थोरियम है। थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 90। परमाणु भार कितना दिया है, 230। कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसमें क्या पूछा है, न्यूट्रॉन। अब बाबू देखिए 2012 और 2024 में ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहली बात कि इसका परमाणु क्रमांक को जेड से सूचित करते हैं, कितना दिया हुआ है, 90। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 230। ए बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर। यानी बाबू आपको पता है कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। तो जब ये 230 में से क्या होगा बाबू, याद रखना है कि यहां पे कि P प्लस N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितना है, 230 है। जिसमें प्रोटॉन आपको पता है कि जितना जेड होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन होता है। तो बाबू यहां पे P, तो P का मान कितना आ गया, तो आपको पता है P जब 90 है तो बाबू यहां पे प्लस N, ये दोनों मिला के कितना है, 230। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, 230, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 140 को क्या होगा, इसमें न्यूट्रॉन होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट है आपको जो हमने सिखा दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है हम आपको बताते हैं। कि अगर ऐसे दे और बोले कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो ऊपरला में से निचला घटा लेना है। ऊपर क्या है, 230 है, इसमें से क्या करिए, 90 घटाइए, 140 आएगा, ये आपका न्यूट्रॉन की संख्या होगी। अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो डायरेक्ट क्या करना है, ऊपरला में से निचला घटा देना है, आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। लेकिन अगर प्रोटॉन पूछ दे तो जो नीचे में होगा ना वही प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। अगर इसमें बोल दे प्रोटॉनों की संख्या तो P इक्वल टू जितना नीचे है वही प्रोटॉन हो गया। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अगर ऐसा दे प्रोटॉन पूछे तो डायरेक्ट नीचे जितना लिखा होगा वही प्रोटॉन का बाबू हो जाएगा संख्या। अगर न्यूट्रॉन पूछे तो ऊपरला में से निचला घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर। और राइट आंसर आ रहा है 77%। 77% बच्चों का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चला आगे बढ़िए। अब बाबू व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, देखते हैं बाबू। इससे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था, कब, तो सेंटअप एग्जाम में हमने इससे न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। याद आया आपको कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, क्या बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा बटे में डी होता है ना बाबू, फटाफट से लगाइए। चले, यहां पे व्यतिकरण फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है क्या होता है, क्या बीटा इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा है ना बटे में डी होता है। तो बिल्कुल, यानी क्या होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, डी लेमडा बटे में क्या होता है प्यारे बच्चों, स्मॉल डी होता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा 100%, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिसमें तरंग दैर्ध्य क्या होगा बाबू, लेमडा तरंग दैर्ध्य, और जो डी होगा स्लेट पर्दों की दूरी होगी, स्लेट से पर्दों की दूरी, स्रोतों के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बाबू ए, और ए ऑप्शन कितना आ रहा है, 56%, 56%। इससे न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था, याद रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका राइट आंसर आप दे दिए तो समझेंगे कि पढ़ाई आपका पूर्ण है। अगर इसका राइट आंसर दे दिए तो पढ़ाई आपका पूर्ण है कि नाभिकों के मिलने से और नए नाभिकों के बनने से जो ऊर्जाएं मुक्त होती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बताइए। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकों के मिलने से है ना, नए नाभिकों के बनने से जो बाबू ऊर्जाएं मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं। यानी यहां पे ये जानते हैं क्या बोल रहा है कि दो या दो से हल्के नाभिक मिलकर अगर भारी नाभिक का निर्माण कर दे तो उसे क्या कहते हैं। तो जब दो या दो से हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर दे उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जो कि ए वाला ऑप्शन बाबू 81% आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे देखते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है, ऐसे ऐसे देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है मेरा। 81% बच्चा राइट आंसर दिया कि बाबू दो या दो से हल्के नाभिक मिलकर अगर भारी नाभिक का निर्माण कर दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन है तो नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, जिसमें एक भारी नाभिक टूट के दो या दो से हल्के नाभिक में
विखंडित हो जाए उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें देखिएगा कितना गलती करेंगे बच्चों, क्योंकि बाबू ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का, ऑफिशियल मॉडल पेपर का क्वेश्चन लाया हूं मैं बाबू। यहां आप देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बाबू आपका कि यहां पे एसआर 38 और 28 में परमाणु में सबसे पहले प्रोटॉनों की संख्या, फिर न्यूट्रॉनों की संख्या, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब बाबू बता दीजिए कि ये जो एसआर है ना, एसआर है बच्चों, इसमें बाबू इसका 38 दिया हुआ है और 88 दिया हुआ है। तब बाबू आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहले परमाणु में प्रोटॉन, तो बाबू जितना परमाणु क्रमांक उतना परमाणु में प्रोटॉन, तो बाबू इसका परमाणु क्रमांक कितना है, Z इक्वल टू 38, यानी प्रोटॉन की संख्या सबसे पहले हो गया कि 38 राइट आंसर हो गया। यानी 38 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी हो। अब क्या करिएगा, तो बाबू आप फिर से चेक करिए, प्रोटॉन का कितना आया, 38 आ गया, तो 38। अब बाबू न्यूट्रॉन का पूछा गया है, तो न्यूट्रॉन के लिए हमने क्या कहा कि ऊपरला में से निचला घटा दीजिए। यानी अगर आपको न्यूट्रॉन का निकालना है तो हमने क्या कहा, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाइए। यानी 88 में से आप क्या करिएगा, 38 को घटाइएगा, तो कितना निकलेगा, 50 गो। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 50। 38 50 कहां पे है, तो देखिए ये दो ऑप्शन में 38 50 है, 38 50 है। अब बाबू इसमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बाबू इसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितना परमाणु क्रमांक होगा, और परमाणु में प्रोटॉन कितना है, 38, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 38। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 38 50 और फिर 38, तो ये होगा इसमें परमाणु की संख्या में प्रोटोनों की संख्या कितना हो गया, 38। बाबू न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 50, और फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 38। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ए ऑप्शन है। 65% बच्चों ने गर्दा उड़ाया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे प्यारे लाडलो, गर्दा उड़ गया 65%। कैसे निकालिएगा, जो नीचे वाला होगा वो बाबू प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 38, न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर में से नीचे घटा दीजिए, बाबू हो जाएगा 50, इलेक्ट्रॉन जितना ये रहेगा उतना ही, फिर ये हो गया 38। तो बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बताइए कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, मजा आ रहा है, एक बार बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बाबू इसका राइट आंसर बता दीजिएगा तो समझेंगे कि बाबू आपका गर्दा उड़ने वाला है। देखिए क्वेश्चन है कि समान धारता के 3 संधारित्रों का पहले समानांतर क्रम, पहले किस में ध्यान रखना है, पहले समानांतर क्रम में, बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बाबू दोनों दिशाओं में तुल्य धारता का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले समानांतर क्रम में कितना है, समान धारता के 3 संधारित्र है ना बच्चों, तो सबसे पहले श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, सॉरी समानांतर क्रम में जोड़ना है ना, तो C इक्वल टू क्या होता है, C पैरेलल इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 अब प्लस C3 डॉट डॉट कितना होगा, Cn, जितना जोड़ दीजिए। यानी C पैरेलल निकालेंगे समानांतर, तो सबका धारिता C दिया हुआ है, तो यहां पे भी C, यहां पे भी C, यानी Cp इक्वल टू क्या होगा, 3 गो C। यानी बाबू पैरेलल में C का मान कितना निकल गया, 3C निकल गया। अब बाबू फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा में C इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2 अब प्लस 1 बटा में C3। यानी 1 बटा में C इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा में C प्लस, क्योंकि समान धारता है सबका, तो 1 बटा में C रखिएगा, तो 1 बटा में C इक्वल टू क्या होगा, तो बाबू C हो जाएगा और ऊपर में 3 हो जाएगा। यानी अगर हम C का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, C बटे में 3। तो बाबू आपको पता है कि इसका श्रेणी क्रम में इतना आया और समानांतर क्रम में इतना आया, तो समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम का अब अनुपात पूछा गया है। तो समानांतर क्रम यानी Cp बटे में क्या पूछा गया है, Cs पूछा गया है। तो Cp का वैल्यू कितना है, 3C है, तो 3C, बटा के नीचे कुछ भी नहीं है, हम 1 दे सकते हैं, फिर बड़का बटा देंगे। पैरेलल का मान कितना है, C बटे में कितना है बच्चों, 3 है, तो हम क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। यानी जब हम इसको बदलेंगे तो क्या होगा, 3C बटे 1 इंटू गुणा में जाएगा तो क्या होगा, 3 ऊपर और C नीचे, तो C से C कैंसल, तो 3 तरीका कितना हो गया, 9:1, और 9:1 कहीं 1 होगा ही होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, 9:1 कहीं ना कहीं होगा और होगा ही होगा, ये कैसे नहीं होगा। यानी ये ऑप्शन जो बच्चे बता रहे 65% यही राइट आंसर है। बताइए ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, एक बार बताइए, दिक्कत होगा जी, नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होना चाहिए, एक बार बताइए समझ में आ रहा है, एक बार सभी बच्चे बताइए समझ में आ रहा है। मॉर्निंग में बाबू होगा, राकेश कुमार सुबह में होगा, लिख के ले लीजिए। फिजिक्स पढ़ाएंगे जिसमें बोले है ना ब्रूस्टर का नियम पढ़ाएंगे, समस्थानिक संभारिक वाला भी पढ़ाएंगे, याद रखिएगा।
ठीक है, यस सर, यस सर। तो प्लीज लाइक की संख्या कम है, क्यों बच्चों? एक बार लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत से चिल्ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, एक बार लाइक कर दीजिए। इस ठंडे में हमको गर्मी हो रहा है, बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है। बाबू ये सेंटअप एग्जाम में भी आया था, फाइनल में भी पूछा जाएगा कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर किस पे करती है? क्या ये आपतन कोण पे करता है? तो हमने उस समय भी आपको एक्सप्लेन किया था और आज भी बता रहे हैं कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो बाबू याद रखना, प्रिज्म के अपवर्तन कोण पे नहीं, प्रिज्म के कोण पे नहीं, हमने कहा था कि प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, यानी प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? 100% राइट आंसर होगा। और बी ऑप्शन का परसेंटेज आ रहा है बच्चों 75%। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है आज बहुत खुश है हम आज बहुत खुश है क्योंकि आपका रिजल्ट जो है ना गर्दा आ रहा है बाबू। पहली बात बहुत खुश है क्योंकि आपका रिजल्ट सुबह में बच्चा पूछ रहा है कितना, तो 6 AM में बाबू क्लास होगा हम लोग का, 6 बजे रोज। सुबह में 6 बजे सब्जेक्टिव होगा, रोज के रोज सब्जेक्टिव का ही क्लास होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता 3 सेंटीमीटर है। तो बाबू यहां पे लेंसों की फोकस दूरियां कितनी होगी? बाबू याद रखने की समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होती है? तो आपको पता है कि समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई L = क्या होता है? FO + FE, जिसमें लंबाई देखिए बच्चों कितना दिया हुआ है, L = 16, तो 16 = क्या होगा? FO + FE। अब बाबू यहां पे आगे बढ़िए, अब बोला जा रहा है क्या? और इसकी आवर्धन क्षमता M = क्या होता है? आवर्धन क्षमता FO बटे में FE, और आवर्धन क्षमता कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3 = क्या होगा बाबू? 3 = क्या होगा? FO + FE, यानी यहां से अगर हम FO का मान निकालेंगे तो क्या होगा? FO = क्या होगा? 3 को FE हो जाएगा, 3 को FE हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? यहां पे FO की जगह पे भरेंगे, यानी हमारा हो जाएगा 16। अब = क्या लिखा है? FO + FE लिखा है ना। अब इस यहां पे FO का मान हमने क्या निकाला? 3FE, तो इस FO की जगह पे क्या लिखेंगे? 3FE लिख देंगे, तो 3FE अब प्लस यहां पे एक और FE है, यानी 16 = क्या होगा? 4 को FE हो जाएगा, 3 को FE और 1 को FE, को FE 4 को FE, यानी अगर हम यहां से FE का वैल्यू निकालेंगे तो 16 बटे में 4, यानी कितना निकला? 4, यानी FE = कितना निकल गया? 4। FE = कितना निकल गया? 4। तो बाबू यहां पे FE का वैल्यू क्या करेंगे? डायरेक्ट इसमें रखेंगे तो FO भी निकल जाएगा, तो FO = क्या है? 3। FE का वैल्यू कितना आया है? 4, यानी FO = क्या होगा? 12, यानी FE = कितना आया? FE का आया है 4, FO का कितना आया है? 12, और 4 और 12 सेंटीमीटर कहीं पे है तो आप लोग टिक मारिए। 4 और 12 है तो आप कहेगा बिल्कुल ए ऑप्शन में है गुरुजी, और ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ए ऑप्शन का जो परसेंटेज आ रहा है बच्चों 57%। बाबू वोटिंग तो करिए, 59, 60, 61, 62, लगभग 65 हो गया जी, 65%। 65% बच्चों का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, समझ में आया इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? यही सब सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इससे हार्ड नहीं आएगा। पहली बात, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा फिजिक्स में, लिख के ले लीजिए, जो पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि 2 डायोप्टर और -3 डायोप्टर के लेंस अगर संपर्क में है तो संयोजन की क्षमता क्या होगी? अगर 2 लेंसों को जोड़ना होता है तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं? तो वो 2 लेंसों को जोड़ने के लिए P = क्या होता है? हम दोनों लेंसों को क्या करते हैं? P1 + P2 कर देते हैं, जिसमें बाबू पहला लेंस P1 = कितना दिया हुआ है? 2 डायोप्टर। अब P2 = कितना दिया? -3.5 डायोप्टर। हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, यानी P = P1 का वैल्यू कितना है? 2 डायोप्टर है, तो हमने 2 डायोप्टर दे दिया, प्लस यहां पे P2 का वैल्यू कितना है? -3.5 डायोप्टर है, तो -3.5 डायोप्टर, यानी P = क्या होगा? यहां पे 2 डायोप्टर, अब -3.5 डायोप्टर, यानी P = क्या होगा? तो प्यारे बच्चों -3.5 डायोप्टर में से 2 डायोप्टर घटाइएगा तो -1.5 डायोप्टर होगा, और ये संपर्कित लेंस की क्षमता हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? बी हो जाएगा। और बी ऑप्शन हमारा 100%, 71% आना चाहिए बच्चों। सब्जेक्टिव सुबह में होगा, 71% आना चाहिए बच्चों। गलत बात है कि नहीं? 75% कम से कम आना चाहिए, है ना। 75% सही आंसर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रतिवर्ती विद्युत धारा का शिखर मान क्या है? I0 हो, और इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? बाबू ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है।
प्रत्वर्ती धारा का शिखर मान आई नोट तथा वर्ग माध्य मूल मान इतना है तो क्या होगा। तो बाबू यहां पे डायरेक्ट लिखा गया है कि प्रत्वर्ती धारा का शिखर मान आई नोट तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो वर्ग माध्य मूल मान यहाँ पे आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई नोट बटे √2 होता है। तो यही ना होगा बाबू। इसमें यह नहीं पूछा गया कि इसका अनुपात क्या होगा, कहीं भी अनुपात की चर्चा है नहीं है, कहीं भी अनुपात की चर्चा है बच्चों नहीं है। इसमें डायरेक्ट है कि प्रत्वर्ती विद्युत धारा का शिखर मान क्या है, आई नोट है, तब इसका वर्ग माध्य मूल मान, और वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस को हम लोग वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और ये क्या होता है, आई नोट बटे √2 होता है। और आई नोट बटे √2 कहीं होगा तो बिल्कुल होगा, ऑप्शन ए नंबर में होगा। चेक करिए, ऑप्शन ए नंबर में होगा। और ऑप्शन ए नंबर क्या होगा, 100% राइट आंसर होगा। तो इसमें यह मत अपने से अनुपात निकालने लगिएगा कि इसका अनुपात निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबू। ध्यान में रखना है ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन का जो परसेंटेज है लगभग 48%। देखिए बहुत सारे बच्चे अनुपात निकाल दिए हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे अनुपात निकाल दिए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई कितनी होती है। अभी हमने जस्ट बाबू फॉर्मूला लिखा था कि समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, एफओ प्लस एफई। आवर्धन क्षमता क्या होता है, एम इक्वल टू एफओ प्लस एफओ बटे में एफई। हमसे बच्चे पूछा क्या है क्वेश्चन कि बाबू लंबाई क्या होगा। लंबाई को हम लोग एल से लिखते हैं ना, तो एल वाला ऑप्शन देखिए तो एफओ प्लस एफई कहां पे है। और पोल करिए फटाफट से, पोल करिए और वीडियो को लाइक करिए फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर। 73%, 72%, बहुत बढ़िया, इतना ही आ रहा है जी, फटाफट से राइट आंसर मारिए। चलिए 72% बच्चों का सही आंसर आया हुआ है, 72% बच्चों ने सही आंसर दिया है। मजा आ गया। क्या होता है, लंबाई पूछेगा एफओ प्लस एफई, अगर आवर्धन क्षमता पूछेगा एफओ बटे में एफई। चलिए आगे बढ़ जी कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। बाबू व्यतिकरण और विवर्तन में हम अंतर भी सुबह में बता देंगे। जो जो बोल रहे हैं ना सारा सब्जेक्टिव करा देंगे, याद रखना है। सुबह में 6 AM में आइएगा, आज ही शेड्यूल लगा देंगे, आप वेट कर लीजिएगा कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। तो व्यतिकरण की घटना क्या कहलाती है कि जो अब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान कला में जब अध्यारोपित होंगी, जब एक दूसरे से मिलेंगी, तब बाबू व्यतिकरण की घटना होती है। क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक आवृत्ति की तरंगे समान कला में, है ना, समान दिशा में जब अध्यारोपित होंगी, एक दूसरे से मिलेंगे, तो उस पे क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वेग परिवर्तन हमने इसमें कहा, आप भूलिएगा नहीं। जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे समान कला में समान दिशा में जब अध्यारोपित होंगे, अध्यारोपित का मतलब क्या, जब मिलेंगी, तो मिलने की घटना ही क्या कहलाती है, व्यतिकरण की घटना। हमने कहा कि आयाम में परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल कहिएगा नहीं कहा। क्या आप कहिएगा तीव्रता में परिवर्तन, हमने कहा तो तीव्रता में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बाबू हमने क्या कहा कि समान आवृत्ति की तरंगे समान कला में यानी कलांतर में जब अध्यारोपित होगी, अध्यारोपण का मतलब होता है मिलना। जैसे मान लीजिए कि ये पहली तरंगे हैं और जब क्या हो रहा है कि दूसरी तरंगे, जब ये दूसरी तरंगे चल रही है तो यहां देखिए अध्यारोपित हो रही है ना, मिल रही है। इसी मिलने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यतिकरण की घटना कहते हैं। 55% बच्चों का राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे लाडलो अगला क्वेश्चन। चलिए क्लियर हो गया, बैटरी डाउन हो गया था। चलिए यहां पे आप लोग फटाफट से राइट आंसर बताइए, काट दो। चलिए आप देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अगर लंब हो
है ना। तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, निरक्षीय स्थिति। अनिरक्षीय स्थिति में क्या होता है, शून्य होता है क्योंकि कट जाता है, आपको पता है ना। निरक्षीय अगर पूछेगा तो निरक्षीय स्थिति में आप लोग फटाक से क्या करिएगा, शून्य को ढूंढिएगा और डी ऑप्शन मारिएगा, जो कि बाबू कितना परसेंट है, 52% बच्चों का सही आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है कि जब हीलियम का एक परमाणु, है ना, जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तब वह बदल जाता है। जल्दी फटाफट से पोल करिए कि जब एक हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खोएगा, तो बाबू हमने क्या कहा था कि ये जो अल्फा कण है, अल्फा कण क्या होता है, तो हमने कहा था हीलियम का नाभिक होता है। हमने क्या कहा था बच्चों, हीलियम का नाभिक बाबू क्या, हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है। हीलियम का क्या होता है, नाभिक। और बाबू हीलियम के नाभिक में क्या होता है, 2 गो प्रोटॉन और 2 गो क्या होता है, न्यूट्रॉन। यानी क्या होगा, जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन अगर खो देगा तो वो बदल जाएगा अल्फा कण में, अल्फा कण में, अल्फा कण। और अल्फा कण कहीं पे तो कहीं पे ऑप्शन होगा, तो बाबू देखिए ए वाला में ऑप्शन है, और ए ऑप्शन बाबू बहुत सारे बच्चे पुल किए हैं 75%। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोले हैं 75%, 76 हो गया, यानी यहां पे टोटल देखा जाए तो 78% जो बच्चे हैं राइट आंसर दिए हैं, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा कण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, अब इसमें गलती मत करिएगा क्योंकि इतना ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मॉडल पेपर ले लिया जाए, सेंटअप एग्जाम ले लिया जाए, अगर ये सारा का सारा ले लिया जाए ना, तो 10 बार से कम ये नहीं क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी ऐसी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है। बाबू दृश्य भाग का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, पहले यह बताइए। दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, एक वामर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ठीक है, तो यहां पे अगर आप क्लियर रखिएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो बाबू यहां पे ध्यान में रखना है लाइमन श्रेणियां, ये तो पारा बैंगनी भाग में पड़ती है। ठीक है, पाश्चन श्रेणियां नहीं होगा, ब्रैकेट श्रेणियां, फुंड श्रेणियां, लेकिन जो वामर श्रेणियां है बाबू ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, दृश्य भाग में पड़ती है, यानी वामर हमारा राइट आंसर होगा। और वामर कितना परसेंट आ रहा है जी, 62% बच्चों का सही आंसर है, बिल्कुल 100%। 62% बच्चों का सही आंसर है, 100%। अगला क्वेश्चन की प्रेरकत्व का मात्रक है, कौन बच्चा बताएगा प्रेरकत्व का मात्रक। बाबू हमने आपको फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू क्या होता है, -L डी बटे में क्या होता है बच्चों, dt होता है। यानी E इक्वल टू क्या होगा, -Li बटे में क्या होगा, t होगा। और आप निकाल लीजिए, यहां से हमसे क्या पूछा गया है, प्रेरकत्व, तो L का मान निकालिएगा। जब इसका आप मात्रक निकालिएगा तो क्या होगा बाबू, यहां पे ओम इंटू क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। ओम इंटू क्या होगा, सेकेंड। और ओम इंटू सेकेंड ये नया क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न पे आधारित है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा। तो हमने क्या कहा, ओम इंटू सेकेंड, है ना, ओम इंटू सेकेंड हो जाएगा। यानी प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा बच्चों, तो प्रेरकत्व का अगर आपसे मात्रक पूछेगा तो प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा ओम इंटू सेकेंड। और ओम इंटू सेकेंड कौन से ऑप्शन में है, ए वाला। और ए ऑप्शन कितना परसेंट है जी, मतलब कितना है जी, 60% है। और 60% बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। सबसे बाबू याद रखना कि सोडियम का कार्यफलन कितना होगा, कार्यफलन किसे कहते हैं। चलिए कल के सुबह की क्लास में कार्यफलन भी हम सब्जेक्टिव में करा देंगे कि कार्यफलन क्या होता है। तो कार्यफलन वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होता है जो ठीक इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकलने के लिए आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ा रखा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब, है ना बाबू, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब बाबू प्रकाश किसी धातु की सतह पे पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। लेकिन किस प्रकार से होता है ये हम आपको बता देते हैं। बाबू आपको पता है कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है बाबू ये कि प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। और प्रकाश फोटोन की ऊर्जा hν होती है। यानी क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें
जिस इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है, मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ी, तो ये प्रकाश फोटोन क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा ऊर्जा इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, ऊर्जा मिल जाएगा। तो जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगा तो ये ठीक धातु की सतह से क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेकिन ये निकलेगा कैसे, तो ये अपना को दो, मतलब क्या, अपना जो इसको ऊर्जा मिला है ना इस इलेक्ट्रॉन को, ये ऊर्जा को दो भागों में बांटेगा। पहला बाबू ठीक सतह तक आने के लिए पहला ऊर्जा खत्म करेगा क्या, ठीक इलेक्ट्रॉन ये सतह तक आने के लिए जो ऊर्जा खत्म करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन करते हैं। उसके बाद से क्या होगा, सतह से आके क्या होगा, निकल जाएगा, वो उसका दूसरा खपत होगा। यानी बाबू याद रखने की, कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है जो बाबू धातु के पृष्ठ तक आने में जो खर्चा करता है अपना ऊर्जा। यानी सोडियम का अगर आपसे पूछा गया है Na का तो Na का होता है बाबू फाई नोट, फाई नोट का मान कितना होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। और सी ऑप्शन कितना परसेंट बच्चे का है जी, 39% बच्चे का है। गलत बात गलत बात है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, 39 ही है। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। बाबू कौन सा संबंध सही है, एक बार फटाफट से कमेंट करिए। तो बाबू संबंध क्या है, ई इक्वल टू क्या होता है, पहला एफ बटा में क्यू। क्या ये संबंध सही है पहला ही, तो आप कहेगा बिल्कुल। ई इक्वल टू क्यू ही थोड़ी होता है बाबू, ई इक्वल टू क्यू एफ थोड़ी होता है जी, ये गलत है, नॉन गलत है। क्यू बाई एफ थोड़ी होता है बाबू। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बटा में क्यू नॉट होता है ना, एफ बटा में क्यू नॉट। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी प्रशिक्षण आवेश को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को, यानी जो ऑप्शन होगा हमारा बाबू ए ऑप्शन, कि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बाबू ध्यान में रखना, ए ऑप्शन। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एडिट सीएक्स बाबू, कल पैनल पीडीएफ सारा अपडेट हो जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप अभी क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 74% बच्चों का सही आंसर है, बहुत बढ़िया, 74% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी है। संचार उपग्रह की पृथ्वी से सतह की दूरी कितनी है, तो संचार उपग्रह से पृथ्वी की सतह की दूरी कितनी है, 3600 किलोमीटर, है ना। अब अगला क्वेश्चन पे आपको पोल आएगा, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी। देखिए क्वेश्चन है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व कितना होता है, जल्दी जल्दी आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से आप लोग टिक करिए। क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व कितना होता है, तो 1/2 क्या होता है, बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट। यानी जब गुणा होगा तो 1/2 बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट हो जाएगा। यानी क्या होगा बच्चों इसका राइट, बी स्क्वायर बटे में 2 म्यू नॉट। क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर बटे में 2 म्यू नॉट हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का जो ऊर्जा घनत्व होगा क्या होगा, बी स्क्वायर बटे में 2 म्यू नॉट, जो कि 84% बच्चों ने सही आंसर दिया है। 84% बच्चों का सही आंसर है, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, अब आप इसका आंसर बताइए। न्यू मॉडल पेपर, न्यू पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रत्वर्ती धारा का शिखर मान यानी आई नोट इक्वल टू कितना दिया है, 5√2 दिया है, तब धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। आप इसको देख के डरिएगा मत। यानी आपसे पूछा गया है IRMS इक्वल टू क्या होगा, IRMS इक्वल टू क्या होता है, आई नोट बटे में √2 होता है। बाबू आई नोट का वैल्यू कितना दिया है, 5√2 बटे √2। अब क्या होगा बाबू, अब क्या होगा, √2 से √2 क्या होगा, कट जाएगा, यानी 5 एम्पियर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, लगभग 5 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है ये। कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी प्रत्वर्ती धारा का शिखर मान, शिखर को हम लोग आई नोट से सूचित करते हैं, ये 5√2 दिया है, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान, और वर्ग माध्य मूल मान को हम लोग IRMS से लिखते हैं। और IRMS इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई नोट बटे में √2। आई नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो वो 5√2 बटे में यहाँ पे क्या है, √2। √2 से √2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 5 एम्पियर ही ना बचा। और 5 एम्पियर
आंसर कितने परसेंट बच्चों का है? तो लगभग 70% बच्चों का है। बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। तो बाबू ये सब न्यू मॉडल पेपर और न्यू एग्जाम पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि चूक हो जाए और आपके हाथ से ये सब निकल जाए। चलिए आगे बढ़ जाते। अगला कि एक पृथक्कृत गोलीय चालक को कुछ धन आवेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? मान लेते हैं बच्चों कि यहां पे क्या है, दो गो गोला है, ठीक है, क्या है ध्यान में रखिएगा, दो गो गोला है, ठीक है, क्या है बच्चों, दो गो गोला है, ठीक है, यहां पे क्या है, दो गो गोला है। तो अगर मान लीजिए कि एक पे प्लस क्यू आवेश दिया जाए, एक पे माइनस क्यू आवेश दिया जाए तो क्या होगा? तो हमने क्या कहा कि जिसपे अगर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है उसका द्रव्यमान घट जाता है, और जिसपे माइनस क्यू आवेश दिया जाता है उसका द्रव्यमान मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस पे क्या बोला जा रहा है कि धन आवेश दिया जाता है, तो धन आवेश देने पे द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। यानी धन आवेश देंगे तो क्या होगा, द्रव्यमान में कमी आएगा ना, वही ऋण आवेश देंगे तो बढ़ जाएगा। यानी ये ऑप्शन 60% आ रहा है और 60% बच्चों का सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो एग्जाम पैटर्न पे रिलेटेड है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए क्या सही है क्या नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है। पदार्थ की प्रतिरोधकता को किससे सूचित करते हैं? रो से। रो इक्वल टू क्या होता है, आर बटे में एल होता है। तो बाबू यहां पे पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए बाबू आप क्या कहेंगे कि कौन सा सही है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए आप साफ कहेंगे कि बाबू रो इक्वल टू क्या होगा, आर बटे में एल। और देखते हैं कौन सा बच्चा राइट आंसर देता है, कितने परसेंट बच्चे सही देते हैं। नाजिया परवीन का सही आंसर है। चलिए ब्यूटी कुमारी का सही आंसर है। सर जी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए। उदय सेठी, चांदनी कुमारी, पिंकी कुमारी बहुत बढ़िया, इंदू देवी, गुलाम अंसारी बहुत बढ़िया, आकाश कुमार बहुत बढ़िया, नंदिनी कुमारी, संगीता कुमारी बहुत बढ़िया, दिव्या कुमारी बहुत बढ़िया। चलिए प्रियांशु गुप्ता बहुत बढ़िया, अजय सिंह बहुत बढ़िया। एक बार आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए क्योंकि आज का क्लास इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन का जो परसेंटेज है बहुत बढ़िया, 85% बच्चे सही आंसर दिए, 85% बच्चे सही आंसर दे दिए हैं। चलिए बच्चों की 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। बाबू इसके लिए हमने क्या बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है आपके गुरुजी? टेस्ला। और बाबू एक टेस्ला कितने के बराबर होता है? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है ना। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहां पे 5 टेस्ला दिया है तो हम क्या कहेंगे, ये जो 5 टेस्ला होगा ये बाबू क्या होगा, 5 इंटू वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो बाबू ऑप्शन तो कहीं ना कहीं आपको दिख ही रहा होगा, 5 इंटू वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। जब एक टेस्ला 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर तो 5 टेस्ला 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर, यानी क्या होगा, 5 इंटू वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और ये हमारा राइट आंसर होगा। कई बार दोहराया है और ये ऑप्शन आ रहा है 80% बच्चों का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला अब यहां पे आप लोग फटाफट से आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 81:49 है, तो आयामों का अनुपात क्या होगा, है ना बाबू? क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। हमने आपको बताया आई समानुपाती किसके होता है, ए स्क्वायर के होता है। तो बाबू ए स्क्वायर है, इधर आएगा क्या होगा, रूट होगा, यानी ए इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर आई हो जाएगा। यानी 2 को दिया है तो दोनों के लिए निकालेंगे तो ए इक्वल टू यहां पे रूट अंडर आई A2, यानी इसको A1 माने इसको A2, तो इसके लिए क्या होगा, रूट अंडर I2 होगा। तो बाबू हम दोनों का अनुपात निकालेंगे, यानी A1 बटे में अगर हम A2 निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर I1 बटे में क्या होगा, I2 होगा। और यहां पे बाबू अनुपात I1 का वैल्यू कितना दिया है, 81, I2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 49। अब इसमें मान रख दीजिए, रूट अंडर यहां पे 81 बटे क्या होगा, 49, यानी बाबू 81 रूट में से निकलेगा क्या होगा, 7। अब 49 निकलेगा क्या होगा, यहां पे 99 81 9, अब 49 निकलेगा 7, यानी 9:7 आया। तो यहां पे 9:7 कितने परसेंट बच्चों का है, कहीं पे है 9:7, तो 9:7 कितने परसेंट बच्चों का है, बी ऑप्शन लगभग 76% बच्चों का आ रहा है। और बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, 76% बच्चों ने सही आंसर दिया है, 76%, 100 में से 76%। सर जी अंकित कुमार बाबू प्लीज, अभी फिजिक्स हो रहा है ना तो फिजिक्स पढ़िए।
कानू कुमार बहुत बढ़िया, मनीषा रॉय बहुत बढ़िया, अमेश सागर जाटव बहुत बढ़िया, ज्ञानसुदीन अंसारी बहुत बढ़िया, शुभम कुमार बहुत बढ़िया, जानू पासवान, ही कौन नाम है बाबू, जानू पासवान, चलिए जो भी है जानू पासवान, ठीक है नाम है, अच्छा है आपका। चलिए आगे बढ़िए, अगला यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक प्रतिवर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का प्रेरकत्व है। सबसे पहले हम एक परिपथ बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे वो प्रतिवर्ती धारा जिसमें क्या है 8 ओम का प्रतिरोध है। क्या है बच्चों, 8 ओम का प्रतिरोध है, और प्रेरकत्व क्या है बाबू, 6 ओम का प्रेरकत्व है ना बाबू, क्या है 6 ओम का क्या है प्रेरकत्व है, क्या है, यानी ये 8 ओम का क्या है प्रतिरोध है, आर है, और ये बाबू एल कितना है 6 ओम का है, और ये किसमें जुड़ा है बाबू, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो बाबू प्रतिबाधा क्या होता है, तो वो प्रतिबाधा का सूत्र आपको हमने बताया है, जेड इक्वल टू क्या होता है इंपीडेंस रूट अंडर बाबू याद रखना है आर स्क्वायर प्लस क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है। बाबू ओमेगा का मान नहीं दिया है, लेकिन आर कितना दिया है प्रतिरोध 8 ओम, ठीक है, और एल प्रेरकत्व कितना दिया है 6 ओम। तो हम इसका फॉर्मूला में से क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर हटा देंगे, यानी जेड इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मान रख दीजिए जेड इक्वल टू रूट अंडर आर का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर अब प्लस 6 का स्क्वायर। अब हम लोग जेड का मान निकालेंगे तो क्या होगा रूट अंडर 8 अठाई 64, अच्छा आगे कितना हो जाएगा 36, यानी जेड इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 100 हो जाएगा, यानी जेड का मान जब रूट में से निकलेगा 100 तो क्या होगा 10 होगा, और 10 एम्पियर या 10 ओम है ना क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 ओम बाबू क्या होगा प्रतिबाधा इसका कितना निकला 10 ओम। अब यहां पे देखिए प्रूफ भी हुआ है 10 ओम, यानी ऑप्शन नंबर 54 आ रहा है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा गला में दिक्कत है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। कितना परसेंट है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि तप्त तार एमीटर वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है। तप्त तार एमीटर क्या मापता है, प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान या वर्ग औसत मध्य मान मापता है। यानी तप्त तार एमीटर बाबू और तप्त तार वोल्ट मीटर दोनों कार्य सिद्धांत धारा के निम्न में से किस प्रभाव पर आधारित है। तो बाबू ये रासायनिक प्रभाव तो होगा नहीं, ठीक है, यहां पे चुंबकीय प्रभाव होगा नहीं बाबू, यहां पे चुंबकीय प्रभाव तो होगा नहीं, क्या होगा उष्मीय प्रभाव का है, क्योंकि आपको पता है कि तप्त तार एमीटर क्या मापता है प्रतिवर्ती धारा का वर्ग औसत मूल मान मापता है, यानी ये उष्मीय प्रभाव पे होगा। और सी ऑप्शन बता रहे हैं बहुत कम बच्चे, लगभग 30%, तो 30% 33% बच्चों का ही सही आंसर है, ये गलत बात है बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाइए कि एक उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में की तुलना में क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बाबू गड़बड़ाया है, ये ध्यान में रखिएगा, और ये यहाँ पे ये भी डाल लीजिएगा कि ये 2025 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, रिपीट हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक उच्चई ट्रांसफार्मर है, उच्चई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्या होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्राथमिक कुंडली है ना, ये जो प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से ज्यादा किसमें होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या होती है, ठीक है। तो बाबू आपको पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है कि एसी वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है। तो ये कैसे करता है, तो बाबू ध्यान में रखना है कि द्वितीय कुंडली में क्या करता है, धारा का मान यानी करंट को मान को क्या करता है, कम करता है, और धारा के मान को कम करके वोल्टेज को बढ़ाता है। ये क्या करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि धारा को मान को कम करेगा तब वोल्टेज को बढ़ाएगा, यानी क्या करेगा, ये कम करेगा, कम करके तब बाबू वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी, और बी ऑप्शन यहां पे 62% बच्चों का सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर, सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। हेलो, अरे क्लास हो रहा है, फोन मत करिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, ये बताइए।
शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का, और ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्वेश्चन है कि शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक हमारा 1 होता है। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में बच्चों शक्ति गुणांक कितना होता है? 1 होता है, शक्ति गुणांक 1 होता है। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में देखते हैं कौन कौन सा बच्चा राइट आंसर बता रहा है। एक एक, वाह बच्चा वाह। गलती है कि नहीं होगा? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक हमारा 0 होता है, ध्यान में रखिएगा, ये सब पर ध्यान दो बाबू। ए ऑप्शन देखिए अब कितना आया है, ए ऑप्शन तो आ ही नहीं है, वाह। ए ऑप्शन कितना है जी? मात्र 27%, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ा लो। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा क्या होता है बाबू? इंपीडेंस। प्रतिबाधा क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है, एक प्रकार का प्रतिरोधी होता है, ठीक है। और प्रतिबाधा का मात्रक भी क्या होगा? जब बाबू जेड क्या है? एक प्रकार का बाबू प्रतिघात ही है, प्रतिबाधा ही है, और प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम। तो यहां पे आप क्या कहिएगा? प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा? हेनरी तो होगा नहीं, 100 प्रेरकत्व का हेनरी होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, और बाबू प्रतिरोध और बाबू प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन आ रहा है 72%, बहुत बढ़िया। कितना जी? 72% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि धारतीय प्रतिघात होता है। अगर इसका गलती कर दिए बच्चों तो समझिएगा, अगर क्वेश्चन है कि धारतीय प्रतिघात होता है तो धारतीय प्रतिघात आखिर होता क्या है? सबसे पहले समझिए कि धारतीय प्रतिघात क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में संधारित्रों के द्वारा लगाया गया एक अवरोध होता है जिसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं, जिसे एक्सी से सूचित करते हैं। एक्सी इक्वल टू क्या होता है? 1 में ओमेगा सी होता है। चूंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, तो बाबू यहां पे इसका मान क्या होगा? धारतीय प्रतिघात एक्सी इक्वल टू क्या होता है? 1 में ओमेगा सी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ सी, ये भी लिख सकते हैं या बाबू ये भी लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है एक बार देखिए तो? धारतीय प्रतिघात क्या होता है? तो किसी विद्युत परिपथ में संधारित्रों के द्वारा लगाया गया एक अवरोध होता है जिसे हम लोग धारतीय प्रतिघात कहते हैं, और धारतीय प्रतिघात को एक्सी से सूचित किया जाता है जो कि होता है 1 में ओमेगा सी। और 1 में ओमेगा सी है जी, तो 1 में ओमेगा सी है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। टी ऑप्शन का परसेंटेज 61%। चलिए अगला क्वेश्चन कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? अब गलती मत करिएगा, अभी हमने बताया कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति होती है जो एसी सिद्धांत पे कार्य करता है, डीसी पे नहीं करता है। बाबू आप बताइए, आपको इतना पता है ना? आपको इतना पता है, आपको इतना पता है कि किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, तो आप कहिएगा भंवर धारा। बाबू भंवर धारा उत्पन्न होता है, एडी करंट उत्पन्न होता है, तभी ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है, तो भंवर धारा उत्पन्न होता है। आइए एसी के सिद्धांत पे कार्य करता है तो ये भी बाबू होना ही चाहिए। बाबू प्रेरित धारा तो उत्पन्न होता है, लेकिन हमने क्या कहा कि एसी सिद्धांत पे ये डीसी पे कार्य नहीं करता है। यानी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? तो डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और बी ऑप्शन कितने सारे बच्चे बता रहे हैं? 56%, बहुत बढ़िया, 56% बच्चों का सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ध्रुवित प्रकाश से कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण। अभी हमने, चलिए ध्रुवण भी हम बता देंगे, है ना, सुबह की क्लास में। देखिए क्वेश्चन है कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल या तथा ध्रुवण तल के बीच कोण क्या होता है? तो आपको पता है कि जितने भी प्रकाश निकलती है, चाहे सूर्य से प्रकाश, चाहे लाइट से जो प्रकाश निकलती है वो अध्रुवित प्रकाश होती है। ये मान लेते हैं कि ये क्या है? लाइट है, ठीक है। अब ये लाइट से बाबू क्या होता है? जो भी प्रकाश निकलता है तो ये बाबू अध्रुवित प्रकाश होता है, और ये चारों दिशाओं में कंपन करते हुए चलता है। ये जो अध्रुवित प्रकाश है बच्चों, ये क्या करता है? चारों दिशाओं में, इस प्रकार से भी कंपन करेगा, इस प्रकार से भी करेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी ये चारों दिशाओं में
कंपन करते हुए ये प्रकाश चलता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या कर देते हैं बच्चों, पोलराइड लगा देते हैं, तो ये प्रकाश क्या होती है, समतल ध्रुवित हो जाती है। यानी क्या हो जाता है, समतल का मतलब क्या, इस पे ये लंब है ना, यानी 90 डिग्री का बन रहा है। यानी बाबू ध्यान में रखना है कि कंपन तल है, इस पे ये क्या होता है, लंब होता है और 90 डिग्री बन जाता है। यानी क्या होगा, 90 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी, और सी ऑप्शन कितने सारे बच्चों का आ रहा है जी, 70%। आज लग रहा है कि बच्चा पढ़ने वाला आया हुआ है। आज इतना न्यू क्वेश्चन है, फिर भी गर्दा उड़ा रहे बच्चे। आगे बढ़ जाइए, इसका राइट आंसर बताइए, सोच के बताइएगा सबसे पहले कि बाबू हमने क्या कहा है कि उत्तल लेंस का बाबू फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस का फोकस दूरी कभी भी ऋणात्मक होता है। ये याद रख लीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा बाबू। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक। यानी क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एगो उत्तल लेंस है, अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एगो अवतल लेंस है। यानी उत्तल लेंस यानी क्या, F1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। लेकिन F2 जो है ये क्या है, अवतल लेंस है, तो हमने क्या कहा, माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब निगेटिव में होती है। तब बाबू जब इनको संपर्क में रखा जाता है तो क्षमता क्या होगा, तो क्षमता निकालने से पहले दोनों की फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। दोनों की फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी 1/, यहां पे ध्यान रखना, अब इस फॉर्मूला पे रखेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 का मान कितना है, 40। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1/, में क्या होगा, 20। यानी क्या होगा बच्चों, 20 40 का लघुत्तम 40, और यहां पे क्या होगा, 1 - 2। यानी बाबू यहां पे 1/f इक्वल टू क्या होगा बाबू, ध्यान में रखना है, 1/40 माइनस 1/40। यानी f इक्वल टू क्या निकला, -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल गया। तो हम लोग क्षमता निकालेंगे, क्षमता P इक्वल टू क्या होता है, 100/f होता है। यानी P इक्वल टू 100 है, ऊपर तो 100 और f का वैल्यू -40 है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम कटाएंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, और यहां पे क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 5 यहां पे क्या हो जाएगा, 20, और ये क्या होगा, माइनस में होगा। यानी -2.5 डायोप्टर आएगा, और -2.5 डायोप्टर किन किन बच्चों का आया है, और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, 70% बच्चों का राइट आंसर है, 70% सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। बाबू बताइए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह क्या प्रदर्शित करता है। तो एक कहानी हमने आपको सुनाया था, वो कहानी फिर से सुन लीजिए कि हाइगेंस ने, सबसे पहले न्यूटन ने क्या कहा कि न्यूटन के कणिक सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि जो प्रकाश क्या है, एक प्रकार का कण है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का कण है। फिर आते हैं हाइगेंस, और हाइगेंस कहते हैं कि प्रकाश कण और नहीं है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। और इन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना। क्या माना, अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग मान के इन्होंने क्या किया, प्रकाश के अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन और बाबू व्यतिकरण की घटना की खोज की। क्या, प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मान के। लेकिन ये प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग मान के ही ध्रुवण की घटना की खोज करना चाहा। कौन, हाइगेंस ने। तो प्रकाश को अगर अनुदैर्ध्य तरंग मान के इन्होंने ध्रुवण की घटना की खोज की, जिसमें ये पूरा का पूरा फेल हो गए। फिर आते हैं 140 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या था, फ्रेनल। उन्होंने सबसे पहले ये गलती नहीं किया, उन्होंने कहा कि प्रकाश को इन्होंने सबसे पहले क्या माना, एक अनुप्रस्थ तरंग माना, और अनुप्रस्थ तरंग मान के इन्होंने क्या किया, ध्रुवण की घटना की खोज की, और 140 वर्ष बाद क्या हुए, इसमें ये सफल हो गए। यानी इससे क्या पता चला कि जो प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है वो क्या है बच्चों, ध्रुवण है। और ध्रुवण हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन का जो परसेंटेज आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, 65% आ रहा है। ये भी आप लोग क्लियर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। फिर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्रांति कोण होता है। जब यहां पे क्रांति कोण से भी ज्यादा हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो वो किरणें पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और इसके लिए परिवर्तन गुणांक का मान जानते हैं बच्चों, कितना होता है, 1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी, और बी ऑप्शन कितने सारे बच्चे शून्य मारे, इनफाइनाइट मारे, बी ऑप्शन तो कोई मारा ही नहीं है, इतना गलत होगा जी। बी ऑप्शन कितना परसेंट बच्चों का आया हुआ है, तो लगभग
चलिए नहीं दिखा हमको, बहुत बढ़िया, लेकिन गलती की है बहुत सारे बच्चे। अगला देख लीजिए, हीरे का अपवर्तनांक करीब होता है, इसमें बाबू गलती नहीं, 90% से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, लगाइए फटाफट से कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार, फटाफट पोल करिए, कम से कम 90 से 100% जाना चाहिए हीरा का अपवर्तनांक। चलिए बहुत बढ़िया, 88-92% आ गया, बहुत बढ़िया। पोल करिए, अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही विकल्पों का चयन करिए। 2.42 अंकित, मशरक, विपुल, सिंपल गर्ल्स, दिव्या भारती, चंदो, रजनी, कुणाल कुमारी, मंजीत कुमार, विवेक कुमार, ब्यूटी कुमारी, सी 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 सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी देखा जाए तो लगभग 84% बच्चे ही बताए हैं कि 2.42, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, अभी टाइम होता, हमारे पास समय होता तो हम बना के दिखाते और आपको प्रूफ करते कि किस प्रकार से यह बनता है। यानी किसी वस्तु के मनुष्य के आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। और देखिए कई बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन ही पढ़ना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी वस्तु का मनुष्य के आंख के रेटिना पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, तो बाबू ये बनता है वास्तविक और उल्टा। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन का परसेंटेज कितना आ रहा है जी, लगभग 46% बच्चों का सही आंसर आ रहा है। चलिए अगला कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, गलती मत करिएगा प्लीज, इतना इजी क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, फटाफट से एक बार आप लोग बता दीजिए, जल्दी जल्दी करिए यहां पे कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, फटाफट से एक बार राइट आंसर, चलिए फटाफट पोल करिए। चलिए फटाफट इसका आंसर लगाइए कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हमने क्या कहा, 1 प्लस में डी बटे में एफ, यानी क्या होगा 1 प्लस डी बटे में एफ, यानी हमारा जो सी ऑप्शन होगा राइट होगा। और सी ऑप्शन का जो परसेंटेज हमको नहीं पता है क्योंकि हटा दिया गया है। सी ऑप्शन 55% राइट आंसर था, सी ऑप्शन 55% राइट आंसर था। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि पतली झिल्ली के रंगीन देखने का कारण है बच्चों, यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पतली झिल्ली का रंगीन देखने का कारण क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। तो बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि पतली तेल की झिल्ली का रंगीन दिखाई देने का कारण है ना, या साबुन का पानी रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण। बाबू क्या होगा, प्रकाश का व्यतिकरण। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा सही आंसर होगा। और बी ऑप्शन कितना परसेंट आ रहा है जी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो बी ऑप्शन लगभग 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 50-53, जल्दी जल्दी 53-53-55, यानी यहां पे लगभग 60% बच्चों का सही आंसर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं कि जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य, और देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो वो प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे अगर वायु या निर्वात का है ना, वायु या निर्वात का है, ठीक है, वायु या निर्वात में क्या होगा बाबू, इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम बात करें कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम बात करें कांच में तो बाबू कांच यानी ग्लास में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी बात करें कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो बाबू चाल कम हो रहा है। जब चाल कम होगा तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य भी कम होगा, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ए। और ए ऑप्शन आ रहा है 46%। अरे बाबू सही से आंसर दीजिए, मात्र 46%।
मात्र 46% ही राइट आंसर है। थोड़ा सा खांसी हो गया है हमको, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिए, कल तक हो सकता है सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, और यह भी बाबू ध्यान में रखना है कि 2024 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन है कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है। तो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति कैसे होती है, हमने आपको बताया कि जब दो लेंसों को आपस में जोड़ना है, जैसे P1 हो गया 5, अब P2 हमने ले लिया 2, तो आप जोड़ते कैसे हैं, तो P इक्वल टू क्या करते हैं, P1 प्लस P2 करते हैं ना। तो बाबू संपर्कित दो लेंसों की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, P इक्वल टू P1 प्लस P2 होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन, और ए ऑप्शन का जो परसेंटेज है लगभग 76% है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण यानी आईसी का मान कितना होगा। तो बाबू हीरा के लिए क्रांति कोण का मान क्या 48.75 होगा, तो नहीं होगा। बाबू क्या 41.14 डिग्री होता है, नहीं होता है। क्या 37.31 डिग्री होता है, नहीं होता है। हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और पारदर्शी माध्यम के लिए हीरे का जो क्रांति कोण होता है बच्चों कितना होता है, 2.4 और 4 होता है। यहां पे याद रखना 24.41 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। 51% बच्चों ने सही आंसर दिया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन की 4 डायोप्टर क्षमता वाले, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। जल्द जल्दी निकालिए बाबू। P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्षमता 4 डायोप्टर दिया हुआ है। तो फोकस दूरी यानी F इक्वल टू, सारा का सारा देखिएगा मीटर सेंटीमीटर दोनों में है। तो बाबू आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, 100 बटे में F डायोप्टर होता है, ठीक है। तो हमसे फोकस दूरी पूछा है, तो F इक्वल टू क्या होगा बाबू, 100 बटे में P हो जाएगा, और 100 है तो 100, अब P का वैल्यू कितना है, 4 है, यानी क्या होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है तो आप कहेगा ये तो है ही नहीं, तो हमको मीटर में निकालना होगा। यानी F इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 1 बटा में P, यानी F इक्वल टू क्या होगा 1, अब P का मान कितना है 4। तो जब बाबू कटाएंगे तो 0 क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 25, और ये मीटर में होगा। तो 0.25 ये मीटर में हो गया, ये सेंटीमीटर में 25 है, तो 25 तो है नहीं कहीं पे, तो बाबू हमारा क्या होगा, मीटर में आएगा 0.25। यानी ऑप्शन नंबर ए और ए बी बता रहे, 0 है ना बाबू, यहां पे डायरेक्ट 25 आया है। देखिए 25 है, 0.25 में अंतर है ना, तो प्लीज इसको देखिए। अगर F इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू ध्यान में रखना है, क्षमता इक्वल टू क्या होता है, 100 बटे में F होता है, तो ये सेंटीमीटर के लिए होता है। अब P इक्वल टू अगर 1 बटा में F रहा है तो ये मीटर के लिए होता है, ध्यान में रखना है। तो हमने मीटर वाला पे निकाला तब ना आया बाबू, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है, ठीक है। यहाँ पे कितना परसेंट, बहुत कम ही है, 44% ही राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि बाबू यहां पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट माइनस 1/2 का मान क्या होगा। यानी आपको हमने पढ़ाया रूट अंडर, यहां पे रूट अंडर हमने क्या पढ़ाया था कि बाबू 1 बटा में रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट, अब म्यू नॉट का मान क्या होता है। तो आपको हमने कहा था कि ये प्रकाश का चाल के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका मान कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 61 का, 61 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों ए, और ए ऑप्शन कितने सारे बच्चों का है जी, 61% बच्चों का है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। और ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन आया होता कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा हम लोग क्या मापते हैं बाबू, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या, प्रकाश वर्ष। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछेगा तो पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक बाबू पारसेक है। लेकिन प्रकाश वर्ष भी क्या है, दूरी का एक बड़ा ही मात्रक है। तो याद रखना है क्या ये समय का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का होता है किलोवाट आवर, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये सब होता है। प्रकाश की तीव्रता का नहीं है बच्चों, क्या होगा, दूरी का। और ए ऑप्शन कितना जी, 80%। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 80%। आगे बढ़ जाइए कि एन अपवर्तनांक था, ये सेंटअप में आया था, सेंटअप एग्जाम में आया था बच्चों ये क्वेश्चन क्या है कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है।
तो बाबू न्यूनतम विचलन कोण हमने निकाला हुआ है, क्या होता है, n-1 इंटू ए। बाबू जाके थ्योरी करिएगा तब तो समझ में आएगा ना। तो n-1 इंटू ए, यहाँ पे μ-1 इंटू ए भी दे सकता है, क्योंकि म्यू या n क्या है, अपर्तनांक ही होता है। तो यहाँ पे μ-1 इंटू ए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बच्चों, यहाँ पे है हमारा बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन आ रहा है लगभग 60%, और 60% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अगला बाबू की आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, यानी आवेशित चालक की ऊर्जा हमने पढ़ा रखा है, इतना इजी क्वेश्चन है। आवेशित चालक की ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। 90 से ज्यादा आना चाहिए आपका राइट आंसर, हाफ CV स्क्वायर होता है। हाफ CV स्क्वायर कहीं पे है बाबू, बी ऑप्शन का कितना परसेंट आ रहा है देख रहे हैं एक बार, 82, 90 करिए 83 हो गया, जल्दी 84%, चलिए लगभग 85% मान लेते हैं। 85% बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग में कलर कोड का मान क्या होगा। बाबू कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में मान जो होता है, इसको हमने पढ़ा रखा है, आपको ध्यान में रखना है। अगर रहे ब्लैक, ब्लैक का क्या होता है 0, ब्राउन का क्या होता है, भूरा का 1 होता है, लाल का 2 होता है, 3 ऑरेंज का होता है, 4 किसका होता है, येलो का होता है, 5 किसका होता है, हरा का होता है, 6 किसका होता है, नीला का होता है। हमसे क्या पूछा गया, हरा, हरा के लिए हमने क्या कहा बाबू 5, ये किसका होगा, ऑरेंज का होगा, पीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, यानी हरा कौन सा होगा, तो 5 वाला, यानी ऑप्शन सी हमारा 47% राइट आंसर। बाबू ऐसे मत करिए और बढ़ाइए परसेंटेज। अगला क्वेश्चन की विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। बाबू विभव मापी से हम लोग क्या मापते हैं, एक बार बताइए, विभव मापी से हम लोग क्या मापते हैं। तो विभव मापी से हम लोग क्या मापते हैं, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाते हैं, सोनू कुमार। तो बाबू वीडियो को लाइक करिए, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इतना अच्छे से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। एक बार अफरोज आलम, सागर, जुबैर अंसारी, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। विभव मापी से मुख्यतः हम क्या मापते हैं, तो विभव मापी से हम लोग क्या मापते हैं बच्चों, ध्यान में रखना है, विभवांतर को मापा जाता है। विभव मापी से हम लोग विभवांतर को मापते हैं, ना कि प्रतिरोध को, ना कि धारा को, यानी सी ऑप्शन 70% है, बिल्कुल अच्छा राइट आंसर। अगला धातु का पारावैद्युतांक होता है, 2024 में भी पूछा गया। बाबू हमने क्या कहा कि धातु का पारावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। अगर पूछेगा कितना से अधिक होता है, तो ER का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक होगा, और कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। यानी धातु का पारावैद्युतांक कितना होगा बच्चों, तो ये अनंत हो जाएगा। कितना से अधिक होगा, तो अगर लिखा जाए कितना से अधिक होता है तो 1 से अधिक होता है, कितना होता है तो बाबू अनंत होता है। ये बात आप लोग स्पष्ट रखिएगा। तो धातु का पारावैद्युतांक होता है अनंत, अगर यही रहे धातु का पारावैद्युतांक कितना से अधिक होगा, तो से अधिक होगा तो 1 से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 75%। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि यदि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो फोकस दूरी निकाल लीजिए प्लीज, आप निकालिए कि यदि लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी। अब यहां पे आपको ध्यान रखने वाला है कि ये सारा मीटर में दिया गया है, ये सारा मीटर में दिया गया है, तो हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। 100 में F नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यानी यदि किसी लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, P इक्वल टू क्या दिया है, 1 डायोप्टर, तो फोकस दूरी यानी F इक्वल टू क्या होता है, मतलब याद रखना है P इक्वल टू क्या होता है, तो P इक्वल टू आपको पता है 1/F डायोप्टर होता है मीटर के लिए, सब में मीटर है तो हम यहाँ पे मीटर दे देते हैं। यानी बाबू अगर हमसे फोकस दूरी बोला है निकालने के लिए, तो F इक्वल टू क्या होगा, 1/P होगा, ये F इधर जाएगा, P इधर आएगा, यानी F इक्वल टू क्या होगा, 1 दिया है ऊपर में, अब P का वैल्यू भी कितना है 1, यानी कट फट के 1 मीटर आएगा। और 1 मीटर कितने सारे बच्चों का आया है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बाबू बी ऑप्शन बता रहे हैं 0.5, 1 में 0.5 से गुणा करिए, भाग दीजिएगा तो ही आएगा। 1 में 1 से भाग देने पे 0.5 आता है। 51 स्कूल में पढ़ ले बड़ा बाबू, 1 मीटर होगा ना। कैसे आप लोग आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन खटाखट खटाखट, साफ साफ लिखा है कि क्षमता 1 दिया है। तो बाबू पूछा गया है फोकस दूरी, तो P इक्वल टू 1/F होता है। फोकस दूरी निकालेंगे, सारा का सारा मीटर में दिया है, तो बाबू क्या होगा, जब फोकस दूरी निकालेंगे तो फोकस दूरी इधर, क्षमता इधर। अब P का वैल्यू भी 1 दिया है, ऊपर भी 1 है, तो 1 में 1 से भाग देने पे 1 ना आएगा,
एक के पढ़ा एक ही बार पढ़िएगा तब एक आएगा, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो बाबू हमने क्या कहा कि वैसा बाबू याद रखना है कि धातु पृष्ठ पे जब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए कितना है बाबू, ए ऑप्शन कितने सारे बच्चों का है, तो बाबू 80% बच्चों का है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध धारित्व की औसत शक्ति खपत कितनी होती है, ये बता दीजिए। 70 नंबर का फटाफट से जल्दी जल्दी बता दीजिए बच्चों, 70 नंबर का जल्दी जल्दी, हाँ 70 नंबर का जल्दी जल्दी बताइए कि शुद्ध धारित्व में औसत मतलब शक्ति खपत कितना होता है बच्चों, हाफ CB² होता है। हाफ CB², जो कि ऑप्शन कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है, और ए ऑप्शन आ रहा है लगभग 74%, बढ़ जाएगा 64-66, लगभग 74% राइट आंसर है। चलिए ये HW क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। और अभी हमारा क्या होने वाला है बच्चों, इंग्लिश का क्लास होने वाला है। ठीक है, 8 बजे से हम लोग का किस चीज का क्लास होता है, ये HW क्वेश्चन है, जिसका आपको आंसर देना है कि 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता क्या है, 2 माइक्रोफैराड है। अब आपको 8 माइक्रोफैराड बनाना है, तो इसमें आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इससे पहले बाबू आज थोड़ा गला खराब था तो फटाफटा सा आवाज आ सकता है मेरा, ठीक है, तो कल से कोशिश करेंगे गला को ठीक करने के लिए, ये अपने हाथ में तो है नहीं कि ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप एक बार क्या करिए कि वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा। और एक अभी बहुत मजेदार बात बताने वाले हैं बाबू, संडे से हम क्या कराएंगे, संडे से बाबू संकट मोचन सीरीज चलेगा, जिसमें क्या होगा कि सभी विषयों का तैयारी एक ही क्लास में, सभी सब्जेक्ट का बाबू तैयारी क्या होगा एक क्लास में। यानी हम शाम में 6 PM में आएंगे, और बाबू क्या होगा, 30 क्वेश्चन फिजिक्स रहेगा, 30 क्वेश्चन क्या होगा बाबू केमिस्ट्री रहेगा, 30 क्वेश्चन हिंदी रहेगा, कभी कभी 50 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन। तो ये बाबू हिसाब किताब रहने वाला है, रोज के रोज तीनों सब्जेक्ट का तैयारी होने वाला है ना, और उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग संडे को जरूर आइएगा। सब्जेक्टिव कल सुबह में 6 बजे होगा। हाँ, वही संकट मोचन है जो परीक्षा के समय में आपके संकट को मोचन करेगा, है ना, यानी हर लेगा, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही काम करेगा। चलिए रिया आपका नाम ले लिए बाबू, MD शमशाद, संजय कुमार, रजत दास, BK गुप्ता, आजाद कुमार, ऋतिक कुमार राज, तनवीर खान बहुत बढ़िया, प्रिंस कुमार, चरणजीत चहता, आस्क बोर्ड बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सिंगर। सर मजा आ गया क्लास करके, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल हमको भी मजा आना चाहिए ना, लाइक नहीं किए हैं तो इसमें मजा थोड़ी आएगा। तो वो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इतना काम फटाफट से आप लोग करिए। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और ग्रुप में जुड़िए। जो भी बच्चा ग्रुप में नहीं जुड़ा है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए कि सर ग्रुप में जुड़ना है, आपको 2 लिंक दिया जाएगा और उसमें दबा के आप ज्वाइन करिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इतना काम करिए। अभी 8 बजने वाला है और 8 बजे ही आपका इंग्लिश का क्रैश कोर्स चलता है। 8 PM में इंग्लिश का क्रैश कोर्स चलता है, जिसमें बाबू प्रोज का 3 चैप्टर खत्म है और पोएट्री का बाबू ध्यान में रखना है, आज 9वां चैप्टर होने वाला है। यानी आपका इंग्लिश का भी पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा दिए। और इंग्लिश वाले सर पढ़ाते हैं तो मजा ही आता है, आपको तो पता ही है और समझ में भी आता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है और बाबू कॉन्सेप्ट भी हो रहा है। उसके बाद से सब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे। ग्रामर का क्लास तो संडे के संडे चलता ही है। तो चलिए बाबू, अभी 8 बजे आप लोग मिलिए इंग्लिश की क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।